हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। इसका पहला पार्ट जो है मैंने बना दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप वो नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो सब देखेंगे, ठीक है। और इसी से ही ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ हम लोग पढ़ चुके थे और जो बाकी है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ना है हम लोग को द्रवण गलन या संगलन के बारे में पढ़ना है। ये होता क्या है, तो बस इतना याद रखिएगा कि इसमें जो होगा ना ठोस से द्रव बनेगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे कि ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को द्रवण या गलन या संगलन कहते हैं, ठीक है। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को द्रवण गलन या संगलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाष्पीकरण या वाष्पन। वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा द्रव से गैस या वाष्प बनने की प्रक्रिया को, ठीक है। द्रव से गैस या वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द्रवीकरण या संगलन, ठीक है। संगलन होगा, संगणन हो गया, यहाँ ल होगा, ठीक है। द्रवीकरण या संगलन, तो इसमें जो है हमारा इसमें बोलेंगे कि वाष्प को ठंडा कर, इसमें जो होगा ठंडा करने की प्रोसेस होगा, ठीक है। वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की प्रक्रिया को द्रवीकरण या संगलन कहते हैं। वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की प्रक्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जमना। जमना, अब जमना क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, किसी द्रव को जो है ठंडा करते हैं और वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है। द्रव को ठंडा करते हैं और वो जो है किस में बदल जाता है, ठोस में। तो इसी को बोलेंगे द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसमें बोलते हैं ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। इसमें आप लोग को जो मेन पॉइंट देखना है वो देखना है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, ठीक है, उसके गलनांक पर द्रव में बदल देता है, उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदल देता है, उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसमें बोलते हैं ऊष्मा की वह मात्रा, ठीक है, जो 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस या वाष्प में बदलता है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस या वाष्प में बदलता है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द्रवण या संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसमें बोलते हैं कि जब 1 kg वाष्प द्रव में बदलता है, ठीक है, जब 1 kg वाष्प द्रव में बदलता है तो अपने क्वथन अथवा गलन के गुप्त ऊष्मा के बराबर, ठीक है, क्वथन अथवा वाष्पन के गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है, तो उससे ही जो है हम लोग
द्रवण या संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा छूट गया है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, द्रवण या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसे, द्रवण या संघनन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिमीकरण या जमने की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें बोलेंगे कि जब 1 kg द्रव, ठीक है, जब 1 kg द्रव को किस में बदला जाएगा, ठोस में। ठीक है, जब 1 kg द्रव को ठोस में बदला जाता है तो वह अपने गलन के गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, जब 1 kg द्रव को ठोस में बदला जाता है तो अपने गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का त्याग करता है। उससे ही जो है हम लोग क्या कहेंगे, हिमीकरण या जमने की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाष्पन और क्वथन में अंतर। ठीक है, वाष्पन और क्वथन में अंतर, वाष्पन क्या है और क्वथन क्या है, चलिए देखते हैं। अगर वाष्पन का बात करें तो वाष्पन जो होता है क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव से वाष्प या गैस बनने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तो क्वथन किसे कहेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि यह निश्चित तापक्रम पर द्रव के उबलने की क्रिया होती है। ठीक है, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि निश्चित तापक्रम पर द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक है, यानी पहला इसमें क्लियर हो गया कि पहला वाष्पन और क्वथन में अंतर का है कि वाष्पन जो होता है क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वथन क्या है, तो बोलेंगे यह निश्चित तापक्रम पर द्रव के उबलने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, चाहे क्वथन कहते हैं। मतलब दूसरा जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि यह मंद क्रिया होती है और यह जो है तीव्र क्रिया होती है। अब चलिए मैं समझाता हूँ कि ये जो है वाष्पन जो है ये मंद क्रिया कैसे है। ठीक है, और क्वथन जो है तीव्र क्रिया कैसे है। अब मान लीजिए कि किसी बर्तन में, ठीक है, कोई बर्तन है, इसमें पानी रखे हैं। ठीक है, और वाष्पन मतलब क्या है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये अभिक्रिया संपन्न होगा। ठीक है, क्या होगा, सूर्य की प्रकाश जो है इस पानी में पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ से क्या करेगा, इसको पानी को गर्म करेगा, उसको वाष्प बना के ले जाएगा अपनी ओर। और क्वथन में क्या होता है कि मान लीजिए यही पात्र है एक, और इसको नीचे से हम ताप दे रहे हैं, नीचे से मान लेते हैं गैस से, किसी भी चीज़ से इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी प्रोसेस कौन वाला होगा, ये धूप में हो रहा है वो, या नीचे से हम जो ताप दे रहे हैं वो, जहाँ नीचे से हम लोग ताप देंगे उसी में ना होगा। तो इससे पता चलता है कि क्वथन वाला जो होता है ये तीव्र क्रिया होती है, ये तेज़ी से गर्म हो जाता है अगर पानी को गर्म करेंगे तो। लेकिन वाष्पन में क्या होता है, तेज़ी से गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा जो इसका कह रहा है कि यह जो होती है मंद क्रिया होती है, लेकिन क्वथन जो होती है वो कैसी क्रिया होती है, तो तीव्र क्रिया होती है। और उसके बाद 3 नंबर बात करें तो 3 नंबर कहता है कि यह द्रव के केवल मुक्त सतह पर होती है। ठीक है, और यह जो होती है द्रव के संपूर्ण भाग में होती है। अगर मान लीजिए यहीं पे हम किसी चीज़ को लिए, बर्तन को, ठीक है, इसमें पानी भर दिए पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पानी पे ऐसे, तो क्या होगा, ये जो होगा, जो ऊपर वाला पहले पानी होगा उसको गर्म करेगा। लेकिन वही जो है क्वथन में अगर हम नीचे से ताप दे रहे हैं, नीचे से यहाँ से ताप दे रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे पानी को खौला देगा। तो उसी को कहते हैं कि ये जो वाष्पन होता है ये द्रव के केवल मुक्त सतह पर होता है, यानी ऊपरी वाली सतह पर, खुला वाला सतह पर होता है। लेकिन क्वथन जो होता है यह द्रव के संपूर्ण भाग में होता है। ठीक है, यह द्रव के क्या होता है, संपूर्ण भाग में होता है, यानी यह
यहाँ पे थोड़ा सा ऐठी हुआ है कि यह द्रव के संपूर्ण भाग में होता है। ठीक है, यह क्रिया द्रव के संपूर्ण भाग में, क्रिया पहले आ जाएगा द्रव बाद में। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर बात करें तो कह रहा है कि ये सभी तापक्रम पर होता है। जैसे ये वाला जो सूरज का ये वाला हम लिए थे, तो इस किसी भी प्रकार में थोड़ा कम भी धूप निकला रहेगा ना तो उसमें भी ये अपना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात करें, ये क्वथन वाला, तो ये सभी तापक्रम पे नहीं होता है, बल्कि ये जो होते हैं निश्चित तापक्रम पे होता है। हम लोग को पता है कि पानी खौलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, तो उससे कम होगा तो खौलेगा ही नहीं। ठीक है, उसको खोलने के लिए 100 डिग्री ही चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह जो होती है यह क्रिया निश्चित तापक्रम पर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि यह सभी तापक्रम पर होता है। ठीक है, ये किसी भी तापक्रम पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि इसमें जो है बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वाष्पन वाला में जो है बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो वही क्या करेगा, किसी भी पानी को जो है वो गर्म कर देगा। मान लेते हैं पानी है तो ये अपने प्रकाश से उसको गर्म करेगा। अब इसमें बाहर से ऐसा ऊष्मा देने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ा। लेकिन वही चीज़ अगर क्वथन में कहें तो इसमें जो है बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बर्तन है, इसमें अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, पानी गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम इसमें क्या करें, बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं। उसको जो है हम क्या करें, गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें बोल सकते हैं ना कि क्वथन में जो होती है इसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। वाष्पन और क्वथन में अंतर, तो सबसे पहले बोलिएगा क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव से वाष्प या गैस बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, क्वथन क्या है तो बोलेंगे निश्चित तापक्रम पर द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यह मंद क्रिया है या तीव्र क्रिया है। तीसरा, यह द्रव के केवल मुक्त सतह पर होती है और इसमें बोलेंगे कि यह द्रव के संपूर्ण भाग में होती है। ठीक है, 4 नंबर, यह सभी तापक्रम पर होता है, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि यह निश्चित तापक्रम पर होता है। उसके बाद इसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक और हो जाएगा कि वाष्पन में ताप की कमी होती है, यानी वाष्पन से जो होता है यहाँ में नहीं होगा, वाष्पन से। ठीक है, यानी जब वाष्पन की क्रिया हो जाती है तो ताप में कमी हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्वथन के समय ताप जो होता है वो नियत रहता है। ठीक है, क्वथन के समय ताप जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो होता है कूलर हमारा वो अधिक ठंडा क्यों करता है। जैसे बहुत जब गर्मी लगता है तो हम लोग कूलर चलाते हैं ना, तो ठंडे वो जो होता है हमको ठंडापन फील क्यों कराता है, अधिक ठंडा क्यों लगने लगता है। तो उसका सबसे मेन कारण है कि गर्म शुष्क के दिनों में जो होता है वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल, गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जो होता है जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, गर्म शुष्क दिनों में, गर्मी वाले दिनों में वायुमंडल में जो होती है जलवाष्प की मात्रा कम होती है। तो क्या होता है कि कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहीं पे बोलिएगा कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, गर्म शुष्क के दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो इसमें बोलिएगा कि गर्म शुष्क के दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, उसके बाद हो जाएगा गर्म शुष्क के दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जिससे, ठीक है, जिससे वाष्पीकरण का दर जो होता है, वाष्पीकरण
जिससे वाष्पीकरण का दर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। ठीक है, गर्म शुष्क के दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जिससे वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, वो लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण, ठीक है, कूलर के चलने से जो तेज हवा निकलती है और वातावरण की जो गर्मी होती है, उससे कूलर का जो पानी, उसमें जो कूलर में हम लोग पानी डालते हैं उसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जिससे कमरे का वातावरण जो होता है ठंडा हो जाता है। ठीक है, एक बार और सुनिए। गर्म शुष्क के दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे कमरे का वातावरण ठंडा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े की पानी जो होती है ठंडा क्यों होता है। जो घड़ा होता है जिसमें हम लोग पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि घड़े में जो होती है बहुत ही क्या होती है, सूक्ष्म छिद्र होती है, क्योंकि घड़ा जो होता है मिट्टी से बना होता है और जाहिर सी बात है मिट्टी जो है ठोस है। ठीक है, और क्या होता है जब उसमें बनाते हैं, मानकर चलते हैं कि ये घड़ा का पात्र है, तो ऐसे ऐसे कोई अथी रहता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं छिद्र रह जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि घड़े में जो होता है ना बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे पानी जो होते हैं रिसते रहते हैं, यानी बाहर निकलते रहते हैं। वो जो छिद्र स्थान बच जाता है वहाँ से वो पानी क्या करता है, निकलता रहता है। घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जब सूर्य का प्रकाश घड़े के पानी पे पड़ेगा तो उसको तो वाष्पीकरण के लिए जल चाहिए। तो घड़े का जो ऊपरी सतह होता है वहाँ से क्या होगा, पानी रिस के आ जाएगा। ठीक है, उस पे आ जाएगा ऊपरी सतह पे। तो जो भी वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा होता है वो जो चाहिए उसको, वह हमारे घड़े के पानी से प्राप्त हो जाएगा, ऊपर जो रिस कराया है। ठीक है, और पानी जो है वो ऊष्मा का क्या करता है, त्याग करता है। वो पानी जो है ऊष्मक होता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि वह सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो उसके लिए, उसकी गर्मी के लिए जितना चाहिए उतना हम लोग पानी दे दें, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो पानी होगा हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसते रहते हैं। ठीक है, जिनसे पानी रिसते रहते हैं। घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारे घड़े के पानी से प्राप्त होता है। पानी जो होता है क्या करता है, ऊष्मक होता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन पेट्रोल या ईंट जब हमारी हथेली पर पड़ता है तो ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, एसीटोन पेट्रोल या ईंट डालने पर हमारी हथेली जो होती है ठंडा क्यों हो जाती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जो एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है या ईंट जब होता है, जब हम लोग मारते हैं ईंट को, या जब पेट्रोल गाड़ी में भरते हैं तो थोड़ा सा उसका भाग, थोड़ा सा भी बूंद पड़ जाता है तो हम लोग को ठंडापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया उतना दूर। तो वही कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि हथेली पर से एसीटोन पेट्रोल या ईंट का क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, हथेली पर से एसीटोन पेट्रोल या ईंट का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा चाहिए वो हमारी हथेली से प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, पूरा नहीं लिखाया गया है, ध्यान से सुनिए। हथेली पर से एसीटोन पेट्रोल या ईंट का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, पहले यहाँ तक रहेगा कि वाष्पीकरण होता है, फिर बोलेंगे कि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होता है। हथेली ऊष्मा का त्याग करता है। ठीक है, हथेली ऊष्मा का त्याग करता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। क्लियर है, इसलिए जो है ठंडा हो जाता है हमारे हथेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है,
कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? चलिए देखते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका सबसे मेन बात होता है, मानकर चलते हैं कि ये कप है, ठीक है, ऐसे। अब इस पे तो अच्छा बन नहीं रहा है। मानकर चलते हैं कि ये कप है, ठीक है, और एक मान लेते हैं प्लेट है ये, ठीक है। तो इसका ऊपरी भाग जो है ये वाला देखिए, इसका ये वाला भाग देखिए, ठीक है, ये वाला भाग देखिए ज़रा, और इसका ये वाला भाग देखिए इसकी, ठीक है, इतना। इसका जो स्पेस है इतना है, ठीक है, लेकिन इसका स्पेस जो है बढ़ गया है। अगर इसका हम मानकर चलते 1 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये 1 मीटर से ज़्यादा है, ये वाला जो है 1 मीटर से ज़्यादा है। तो इसमें सबसे मेन जो बात आता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, तो उसका सबसे मेन कारण होता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का जो सतह क्षेत्रफल है बढ़ जाता है, यानी उसका जो ये वाला गोलाकार वाला जो स्थान होता है बाहर वाला, वहाँ से वाष्प बन के जो निकलता है वो क्या होता है, सतह जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है प्लेट में, ठीक है। जिससे वाष्पीकरण क्या होता है, उसका वाष्पीकरण का दर जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलेंगे कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाते हैं। जब सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, और वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी वहाँ पे पदार्थ रखा जाएगा, गर्म दूध या चाय ही नहीं, कोई भी गर्म चीज़ रखा जाएगा तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो कोई गर्म चीज़ है तो उसको हम लोग फूक फूक पर ही पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, लेकिन ठंडा चीज़ जो है हम लोग जल्दी पी लेते हैं, ठीक है। ठंडा जो चीज़ है हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत जल्दी पी लेते हैं, आसानी से पी लेते हैं। तो यही बोलते हैं कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ नहीं होगा, बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ ढ रहेगा, बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण का दर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी पी लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये कि गर्मियों में हमें जो है किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो याद रखिए, गर्मियों में जो है हमें सूती, सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। किस रंग के, सूती, सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है, जो सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़ा वो अधिक पसीना सोखता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पसीना को सोखता है सूती कपड़ा। और सफ़ेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है, ठीक है। वहीं पे ब्लैक पहन लीजिएगा तो वो और गर्मी करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, प्रवर्तक नहीं होता, वो और अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, ठीक है, जिसके कारण गर्मी लगता है। लेकिन ये जो है सफ़ेद कपड़ा में ऐसा नहीं देखा जाता है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है, ठीक है, ऊष्मा का जो है अच्छा प्रवर्तक होता है, जिससे जो है हमें क्या अथी होता है, जिससे हमें जो है ठंडापन महसूस होता है, ठीक है। अब इसी को बोलेंगे कि गर्मियों में हमें सूती, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़ा अधिक पसीना सोखता है और सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है, जिससे हमें ठंडापन महसूस होता है। इसीलिए हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सूती, सफ़ेद और हल्के रंग के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मापने योग्य राशियाँ एवं उनके मात्रक। ये जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ मापने योग्य राशियाँ तथा उनके मात्रक। तो यानी यहाँ पे ताप का जो है, हमारा ताप का मात्रक क्या होता है, तो होता है केल्विन, और इसका प्रतीक चिन्ह भी लिख दिए हैं जिसका होता है के, ठीक है। ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन और इसका संकेत के। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्मॉल एम, ठीक है।
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम और इसका प्रतीक चिन्ह होता है केजी। भार का बात करें तो भार का होता है न्यूटन, यानी भार का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसको जो है कैपिटल एन होना चाहिए। यहाँ पर जो है थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर जो है कैपिटल एन होना चाहिए। ठीक है, इस न्यूटन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है कैपिटल एन। ठीक है, और बात करें आयतन का मात्रक जो होता है वो होता है घन मीटर। ठीक है, और इसका जो होता है एम क्यू, ये स्मॉल में होना चाहिए, ये वाला जो है स्मॉल में एम क्यू होगा। ठीक है, ऐसे यानी आयतन का मात्रक क्या होता है तो घन मीटर और इसका प्रतीक क्या होता है एम क्यू। ठीक है, वही बात करें घनत्व का मात्रक क्या होता है तो ये होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसका प्रतीक क्या होगा तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है दाब। तो दाब का जो होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, और पास्कल का संकेत होता है PA। ठीक है, ये जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर का पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर वहाँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से फेयर टाइप का ही है। ठीक है, एक प्रकार से नोट्स ही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपना तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पक्का जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि आपका जो है एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है बहुत है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।